हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलियन भाग 17, जिसमें हम पढ़ेंगे लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लास्ट अणुसंख्यक गुणधर्म। और ये टॉपिक का नाम है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फिर से वही रिक्वेस्ट, इन केस आपने पहले की 16 वीडियो नहीं देखी हैं तो आई बटन पे जाके मैंने प्लेलिस्ट डाली है, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। और साथ ही साथ इनके नोट्स जो भी हैं वो मैंने अपने ब्लॉग में डाले हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करें और आपको नोट्स मिल जाएंगे। और कोई भी स्टूडेंट इसके इंग्लिश वर्जन भी चाहता है तो इंग्लिश वर्जन भी आपको मिल जाएगा, जल्दी ही इसकी वीडियो आने वाली है। जब तक आप देखेंगे आई होप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं परासरण दाब। ठीक है, मैंने सर्किल इधर किया हुआ है, यहाँ स्पेस है काफ़ी, रीज़न ये है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा परासरण और विसरण के बारे में बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने कमरे में अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती में जो धुआं निकलता है ना, गैस, उसके कण पूरे कमरे में फैल गए तो वो है विसरण। ठीक है, और ऐसे ही अगर कहें कि या आपने एक किसी पानी में एक इंक इंक आपने इंक की ड्रॉप डाली तो वो इंक की ड्रॉप पूरे पानी में फैल जाती है, तो क्या है विसरण। तो विसरण जो होता है, डिफ्यूजन जो है, एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलेय के कण क्या होते हैं, पूरे विलयन में फैल जाते हैं। विलेय के कण क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तब तक जाते रहते हैं जब तक सब जगह पूरे मिश्रण में या जो भी कंडीशन आपने ली है सब जगह सांद्रता बराबर ना हो जाए। जैसे कि धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं तो पूरे कमरे में जब तक धुआं फैल नहीं जाएगा वो तब तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो विसरण था। तो विसरण में विलेय के कणों का क्या होता है, विसरण होता है, मतलब मूवमेंट होता है, गति होती है। अब हम पढ़ रहे हैं परासरण दाब। यहां पर एक डायग्राम भी है विसरण का, देख लीजिए। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है वो है परासरण दाब। देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो होता है परासरण दाब, लेकिन परासरण दाब पढ़ने से पहले, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि परासरण क्या है। तो परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको होने के लिए एक झिल्ली की जरूरत होती है, तो मैं पहले उस पर फोकस करूंगी। ठीक है, तो परासरण की प्रक्रिया होने के लिए हमें एक झिल्ली की जरूरत होती है। मतलब अगर ये झिल्ली नहीं लें, ये मेम्ब्रेन अगर नहीं लें तो क्या होगा, परासरण हो ही नहीं सकता। मतलब ये कंडीशन तभी आएगी जब ये अर्धपारगम्य झिल्ली होगी, तो उस झिल्ली का नाम होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। झिल्ली भी देखिए अलग अलग, मेम्ब्रेन अलग अलग टाइप की होती है। एक तो पारगम्य होते हैं, एक होती है अर्धपारगम्य, एक अपारगम्य। तो नाम से लग रहा है, पारगम्य जो सबको जाने देती है, ठीक है, अर्धपारगम जो आधों को जाने देती है, और अपारगम्य जो किसी को नहीं जाने देती, नाम से ही लग रहा है। तो यहाँ पर जो हमें झिल्ली लेनी है, ध्यान रखिएगा, नाम पर ध्यान रखना है आपने, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी आधा, परमिएबल पारगम्य मेम्ब्रेन झिल्ली। ठीक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली जैसे नाम से ही लग रहा है, किसी विलयन की बात करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर विलयन पढ़ रहे हैं। तो विलयन बने रहते हैं दो घटकों से, विलेय और विलायक से। ठीक है, तो विलयन जो बनता है वो बनता है विलेय से और विलायक से। तो अर्धपारगम्य झिल्ली इन दो में से केवल आधे को जाने देगी। दो का आधा मतलब कितना हुआ, एक। केवल इन दोनों में से किसी एक को जाने देगी। और किसको जाने देगी, उसको जाने देगी जिसके कण बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि जो झिल्ली है ये खुद अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसमें इतने छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं कि वो बड़े पार्टिकल को नहीं जाने देगा। तो बहुत सूक्ष्म छिद्र इसमें पाए जाते हैं, तो वे सूक्ष्म कणों को ही अपने से पार जाने देगा। क्योंकि क्योंकि विलेय के कण बड़े होते हैं तो ये विलेय के कणों को नहीं जाने देता। जबकि विलायक के कण की अगर बात करें, वो विलायक के कण, जैसे पानी का कण, क्या आपको कण दिखाई देता है, उसमें पूरा पानी दिखाई देता है, लेकिन उसके कण अगर मैं कहें तो नहीं दिखाई देता। वहीं अगर मैं कहूं नमक को पानी में डालोगे तो उसके कण तैरते हुए से दिखाई देते हैं। तो विलेय के कण बड़े होते हैं इसलिए दिखाई देते हैं। वहीं पानी की बात करें तो पानी एक समान दिखता है, उसके कण अलग से नहीं दिखते। तो हम कह सकते हैं कि विलायक के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए ये अर्धपारगम्य झिल्ली केवल विलायक के कणों को अपने से पार जाने देती है। तो हम कह सकते हैं वह झिल्ली जिसमें अति सूक्ष्मदर्शी छिद्र पाए जाते हैं। अति सूक्ष्मदर्शी मतलब उसको, वो झिल्ली में इतने छोटे छिद्र होते हैं हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से। ठीक है, पाए जाते हैं, जिसके कारण वे
केवल अति सूक्ष्म विलायक के कणों को ही अपने से पार जाने देती है, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। आसान सी है, जो केवल आधे कणों को, मतलब विलायक की, केवल विलायक के, ठीक, विलेय को नहीं जाने देगी, केवल विलायक के कणों को अपने से पार जाने देगी, क्योंकि उसमें बहुत अति सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इस कारण इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। नाम से ही पता चल जाएगा। अर्ध पारगम्य झिल्ली के दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक जो नेचुरल होती है, और एक होती है संश्लेषित जिसे लैब में बनाया जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक अर्ध पारगम्य झिल्ली, एक तो जंतु झिल्ली जो जंतुओं में पाई जाती है, जैसे बकरी के ब्लैडर में, ठीक है, बकरी के ब्लैडर में पाई जाती है एक लेयर, उसको कहते हैं गोट्स ब्लैडर भी बोलते हैं, वो जंतु झिल्ली है जंतुओं में। इसके अलावा पिग में पाई जाती है, पिग मतलब सुअर में पाई जाती है। तो ऐसे बहुत से जंतु हैं जिनमें ये झिल्ली पाई जाती है, तो वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली का ही काम करती है, केवल विलायक के कणों को पार जाने देगी। ऐसे पादप झिल्ली, सभी पौधों में चारों ओर से सबसे बाहर एक लेयर पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, जो केवल विलायक के कणों को आर पार जाने देती है। ठीक है, ये तो हो गया प्राकृतिक। अब बात करते हैं संश्लेषित। लैब में जो आप यूज करेंगे प्रैक्टिकल के टाइम पे, वो यही होती है संश्लेषित या सिंथेटिक। तो सिंथेटिक या संश्लेषित अर्धपारगम्य झिल्ली जिसे हम लैब पे बनाते हैं, जैसे कि सेलोफेन और Cu2 FeCN6 इसको बोलते हैं, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। और देखिए परासरण दाब को चेक करने के लिए हम एक मेथड यूज करेंगे जिसे हम कहेंगे बर्कले हार्टले विधि, जो बहुत ज्यादा फेमस रही परासरण दाब को मापने के लिए। तो उसमें जो मेम्ब्रेन लगाई जाती है वो इसी क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड की लगी होती है। इसके अलावा पार्चमेंट पेपर भी क्या है, किसका काम करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली का। इसके अलावा अकार्बनिक झिल्ली, ठीक है, अकार्बनिक मतलब अकार्बनिक पदार्थों से जो बनी रहती है वो हो जाएगी अकार्बनिक झिल्ली। वीडियो आपको बहुत इत्मीनान से देखना है क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी होने वाला है। ठीक है, बट इसके बाद आपको परासरण दाब और परासरण में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये टॉपिक बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां भी ये आना है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं वो तो अर्धपारगम्य झिल्ली मीन्स परासरण की प्रक्रिया होने के लिए, परासरण दाब की प्रक्रिया के लिए हमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है, उस कंडीशन में जो कि केवल विलायक के कणों को आर पार जाने देगी, विलेयी के नहीं। चलिए, तो परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो पहले मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, फिर आप समझिएगा। देखिएगा, आपने क्या किया, एक बड़ा सा पात्र लिया है, ठीक है, बड़ा सा बर्तन लिया है, ठीक है, वेसल्स बोल सकते हैं। इसमें क्या किया, एक साइड विलायक रख दिया, एक साइड विलियन रख दिया। ठीक है, दोनों की मात्रा बराबर है, देख लीजिए। 1 लीटर विलायक यहाँ रखा है और मान लीजिए 900 ml विलायक है और उसमें कुछ मात्रा विलेय की मिला दी। ये पिंक कलर के कण विलेय के हैं, तो ये मिला दी, तो ये मात्रा बराबर होगी, ऐसे समझिए। ठीक है, अब इनके बीच में जब तक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम को शॉर्टकट में लिख रहे हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली को एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाओगे तभी परासरण की क्रिया होगी। तो होता क्या है, मैं इजीएस्ट वे में बता रही हूँ, आज के बाद आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में विलायक यहाँ भी है, विलायक यहाँ भी है, ज्यादा कहाँ होगा विलायक, मात्रा दोनों की बराबर है, देखिए। ठीक है, यहां आपको लग रहा है, अनुमान लगाया यहां विलायक ज्यादा है, क्योंकि यहां क्या होगा, विलायक के साथ साथ विलेय भी है, तो यहां विलायक थोड़ा कम होगा। तो आप कहोगे विलायक का मात्रा यहां ज्यादा है, मात्रा अधिक है। और इसकी तुलना में अगर इधर देखें विलियन में, तो यहां पर विलियन में विलायक की मात्रा कम है। तो सिंपल सी डेफिनेशन कि विलायक के कणों का, ठीक है, विलायक के कण, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम केवल विलायक के कणों को पार जाने देगी, ये बड़े बड़े पिंक वाले विलेय के कणों को नहीं। तो विलायक के कण जहां उसकी अधिक मात्रा है, वहां से कहां की ओर, जहां उसकी कम मात्रा है, विलियन की ओर, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके जाते हैं, गमन करते हैं। तो इस घटना को कहते हैं परासरण। तो आपको केवल इतना देखना है, जो विलियन आपको दिए होंगे आप देखना विलायक ज्यादा कहाँ है। तो विलायक की मात्रा जहां ज्यादा होगी वहां से विलायक जाएगा जहां विलायक की मात्रा कम होगी। ठीक है, और ये कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों जगह विलायक की मात्रा बराबर ना हो जाए। मान लीजिए यहाँ विलायक था 100 और यहाँ विलायक था मान लीजिए 80। अब कुछ भी करके दोनों जगह कंडीशन मतलब दोनों जगह विलायक बराबर होना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ 100 ml है विलायक और यहाँ विलियन के अंदर विलायक है केवल 80 ml।
ठीक है, बाकी विलेयी है। तो ये यहां से पानी जाता रहेगा, थोड़े थोड़े करके विलायक के कण जाएंगे, और कब तक जाएंगे, जब तक दोनों जगह विलायक बराबर ना हो जाए। मतलब कि जब ये तब तक जाएंगे ये कण जब तक कि दोनों जगह 90-90 ना हो जाए। 90 विलायक के कण यहाँ, 90 ml यहाँ, 90 ml आए, तो समझ में आ गया होगा कि विलायक के कण तब तक गति करेंगे, मतलब सामने इस अर्धपारिगम्य झिल्ली को पार करके विलयन में तब तक जाएंगे जब तक विलायक के कण दोनों जगह, विलायक की मात्रा दोनों जगह बराबर ना हो जाए। जैसे ये दोनों जगह विलायक की मात्रा बराबर हो जाएगी, कण बराबर हो जाएंगे, तो परासरण की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो परिभाषा है, देख लीजिए, जब शुद्ध विलायक को, देखिए, जब शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से किसी विलयन से पृथक किया जाता है, दोनों को पृथक कर दिया, तो विलायक के कण शुद्ध विलायक से विलयन की ओर क्या करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके जा रहे हैं। इधर को एरो लगाया मैंने, इधर को मतलब ये इधर जा रहे हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, परासरण या ऑस्मोसिस। ठीक है, देखिए विलायक के कण छोटे से हैं और विलेय के कण बहुत बड़े हैं, तो विलायक के कण नहीं जा पाएंगे। ठीक है, सॉरी, विलेय के कण नहीं जा पाएंगे, केवल विलायक के कण जाएंगे। वो भी वहां से जाएंगे जहां विलायक की मात्रा ज्यादा है, कम की, वहां से जाएंगे कम की ओर जहां विलायक कम है। इसके अलावा कुछ लोग डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से भी देते हैं कि दोनों साइड, इस अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों साइड उन्होंने विलयन रखा हुआ है, एक जगह तनु विलयन, एक जगह सांद्र विलयन। ठीक है, दोनों जगह अमाउंट बराबर है। देख लीजिए बच्चों, आप खुद बताएंगे, यहां पर दिख रहा है तनु विलयन में पहले पढ़ा चुकी हूँ, स्टार्टिंग जब विलयन का किया था, कि तनु विलयन वो होते हैं जिनमें विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, जो पतले होते हैं, पतला है तो पानी ज्यादा होगा, और सांद्र विलयन वो होते हैं जिसमें विलायक की मात्रा कम होती है, या फिर कह सकते हैं विलेय ज्यादा होगा। तो दिख रहे हैं यहाँ विलेय, पिंक कलर वाले कण जो है बहुत कम है, जबकि यहाँ विलेय के कण बहुत ज्यादा हैं। अगर विलेय के कण ज्यादा होंगे तो विलायक तो कम होगा ना, ये ब्लू कलर के कण है विलेय के, तो इसकी तुलना में विलायक यहाँ ज्यादा दिख रहा। तो यहाँ विलायक ज्यादा है, तो मैंने आपको कहा था जहां विलायक ज्यादा होगा वहां से वो कहाँ की ओर को जाएगा, जहां विलायक कम है। ठीक है, तो विलायक की मात्रा यहाँ ज्यादा है, तो यहां से विलायक के कण जाएंगे इस विलयन की ओर, और तब तक जाएंगे जब तक दोनों जगह, इसमें भी और इसमें भी, विलायक के कणों की मात्रा समान न हो जाए, तब तक ये चलते रहेंगे। और जैसे ही दोनों जगह, दोनों विलयनों में विलायक के कण बराबर हो जाएंगे, उसकी विलायक की मात्रा बराबर हो जाएगी, तो वैसे ही परासरण रुक जाएगा। ठीक है, तो एक परिभाषा ये हो गई, विलायक के कणों का, जाएंगे विलायक के कण, विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, इसके द्वारा तनु विलयनों से, विलायक इस समय कहां से जा रहे, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन, गति क्या कहलाती है, परासरण। तो एक परिभाषा ये है। तो मैंने बेस्ट आपको दिया, इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है, आपको डायग्राम दे देते हैं, कहाँ को जाना है समझ नहीं आता, तो बस आप ये देखो, पानी जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर, यहाँ भी मैंने वही चेक किया, तनु विलयन है पानी ज्यादा होगा, सांद्र विलयन है तो पानी कम होगा, तो पानी ज्यादा से कम की ओर जाता है, और तब तक जाता है जब तक दोनों जगह पानी बराबर ना हो जाए। तो यह है परासरण। अब ये मैंने लिख भी दिया है इसमें, यह परासरण की प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कि अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर विलायक के कणों की संख्या या विलायक की मात्रा बराबर न हो जाए। तो देखिएगा, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं परासरण दाब। अब आ गए हम अणुसंख्य गुणधर्म में। यही होता है अणुसंख्य गुणधर्म, परासरण नहीं होता है, परासरण दाब होता है चौथा अणुसंख्य गुणधर्म। तो परासरण दाब को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसे जो सिंबोलाइज करते हैं, इसका प्रतीक होता है पाई। पाई शो कर रहा है परासरण दाब को। ठीक है, तो परासरण दाब क्या होता है, पहले मैं एग्जाम्पल डायग्राम से समझाती हूँ। देखिए, अब आपको पता है कि आपने दो विलयनों को, ये मान लीजिए दो विलयन है, एक तनु एक सांद्र, या फिर ऐसे समझ लीजिए विलायक है, ये विलयन है। इसको आपने क्या कर दिया, सबसे आसान है, ये विलायक और विलयन को समझिए। ये विलायक है, शुद्ध विलायक, और यहाँ है विलयन, और बीच में है अर्धपारगम्य झिल्ली, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अब आपको पता है, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो विलायक के कण यहां से यहां जाने लगेंगे, जाएंगे ना, विलायक के कण यहां से गति करेंगे किसकी ओर को, विलयन की ओर को, और कब तक जाना चाहते हैं, जब तक कि दोनों जगह विलायक के कण बराबर ना हो जाए। लेकिन मैं ये चाहती हूं कि ये विलायक के कण यहां ना आए। ठीक है, ये जो विलायक के कण अपने आप यहाँ आ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद से आएगा वो। ठीक है, साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए। तो ये विलायक के कण यहाँ आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये विलायक के कण इस कंपार्टमेंट में ना जाए, इस विलयन में ना आए। तो मैं क्या करूंगी, तो मैं यहाँ पर एक पिस्टन मैंने लगा दिया, समझिए बस। ठीक है, एक पिस्टन लगा दिया, और इस विलयन को मैं दाब लगा रही हूँ, इस विलयन पे ये मैंने दाब लगाया।
तो देखिएगा, इस विलायक की बात करें तो विलायक पर वायु जो है, हवा, ठीक है, एक नेचुरल फोर्स अप्लाई कर रही है, एक प्रेशर अप्लाई कर रही है वायु, ठीक है। वायु के कण भी हैं, ठीक है, एयर है, ठीक है, गैस के कण हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, दाब लगा रहे हैं इस पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इस विलायक के कण को यहाँ आने से रोकना है। तो मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा दाब लगाया, इस विलियन पर लगाऊंगी, इस पे नहीं, क्योंकि इस पे दाब लगाऊंगी तो विलायक के कण और तेजी से इधर जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूंगी, इस विलियन पर मैं दाब आरोपित करूंगी, ठीक है। दाब आरोपित किया, अब धीरे 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 दाब बढ़ाया, मान लीजिए 10, खाली यूनिट नहीं बता रही हूँ, बस समझिए 10। तो अभी भी थोड़ा बहुत अभी भी हो रहा है, मान लीजिए अभी भी विलायक के कण आ रहे हैं। दाब और बढ़ाया, 15 किया, तो विलायक के अणुओं का आना कम हो गया। और दाब बढ़ाया है 20, तो मान लीजिए अभी भी 5 कण आ रहे, ठीक है। और बढ़ाया मैंने 22 किया, तो जैसे मैंने 22 किया तो इसका विलायक का यहाँ आना बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। विलायक के कणों का इधर गमन बिल्कुल क्रॉस हो गया, देखिए क्रॉस मतलब नहीं हो रहा है। तो वह दाब जो विलियन पर लगाया जाए और जिसके कारण विलियन पर आरोपित वह दाब जिसके कारण विलायक के कणों का विलियन की ओर आना बंद हो जाए। विलायक विलियन की ओर आए ही नहीं, या हम इसको कहते हैं परासरण की जो क्रिया होती है वो पूरी तरीके से रुक जाए, क्रॉस हो जाए, तो उसको कहेंगे, उस दाब को कहेंगे परासरण दाब। तो ध्यान रखिए, दाब किस पर लगाया जाता है, विलायक पर नहीं। विलायक पर लगाओगे तो और ज्यादा विलायक के कण इधर जाएंगे। तो विलियन पर दाब लगाओगे, तो विलियन पे दाब लगाओगे तो क्या होगा, विलियन पे दाब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, विलायक के कणों का इधर आना, इस डायरेक्शन में आना बंद हो जाएगा। तो परिभाषा में आते हैं, विलियन पर आरोपित वह बाह्य दाब, ठीक है, बाहर से लगाया गया दाब, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये जो प्रक्रिया होती है विलायक के कणों के इधर आने की प्रक्रिया, मतलब परासरण, परासरण की प्रक्रिया बिल्कुल रुक जाती है, वो कहलाता है परासरण दाब, ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी परिभाषा के हैं, तो विलियन पर लगाया गया वह दाब जिसके कारण विलायक के कण अर्धपारिगम्य झिल्ली को पार करके विलियन की ओर जो आना था ना इन्होंने, ये रुक जाएगा। मतलब अर्धपारिगम्य झिल्ली से विलायक के कणों का विलियन की ओर गमन, जो गति थी वो क्या हो जाती है, बिल्कुल ही रुक जाएगी, परासरण पूरा का पूरा रुक जाएगा, उसे कहेंगे परासरण दाब। तो परासरण दाब से जनरली आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो आप कहोगे परासरण को करने के लिए लगाया गया दाब, नहीं, परासरण को रोकने के लिए लगाया गया दाब। तो आप सिंपल परिभाषा इतना सा लिख सकते हैं कि परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो हम दाब लगाएंगे विलियन पर, वो होगा परासरण दाब। परासरण को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा रही हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, ये है विलायक, विलायक के कण, और ये है विलियन, विलियन में विलायक के कण, ठीक है। तो यहाँ देखिए, विलायक की मात्रा ज्यादा है तो ये दाब लगा रहे हैं इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, अर्धपारिगम या दरवाजे है समझिए, इसमें दाब लगा रहे हैं। तो इनकी संख्या ज्यादा है तो ये ज्यादा दाब लगाएंगे, तो ये इसको पार करके यहाँ जा रहे, क्योंकि ये जो दरवाजे है इनको जाने दे रहा है, इसलिए इनका दाब ज्यादा है तो ये इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब यहाँ पर इस समय दाब कम है, अगर मैं बाहर से क्या करूँ, इतना दाब तो इनका है ही, इसके अलावा बाहर से दाब और बढ़ाऊं, ठीक है। इस दरवाजे पर ले आई कोई, ठीक है, सुमो पहलवान, उसने दाब लगाना शुरू किया, तो क्या होगा, मान लीजिए ये दाब लगा रहे थे 100 का, मान लीजिए 50 का लगा रहे थे दाब, ठीक है, 50 एटीएम, इतना ज्यादा तो नहीं, फिर भी समझ लीजिए 50 एटीएम का दाब लगा रहे थे, 50 वायुमंडल का दाब लगा रहे थे इस दरवाजे में। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर पहले से कुछ दाब लग रहा था, उसके अलावा मान लीजिए पहले से दाब लग रहा था 10, तो ये ज्यादा था तो ये आसानी से आ जा रहे थे यहाँ। इस समय भी 10 ही लग रहा है ये विलायक के कण, लेकिन बाहर से मैंने दाब दे दिया 40 का, तो कुल मिला के कितना हो गया 50। तो अब क्या हो जाएगा, जितनी पावर से ये दाब लगा रहे हैं इस डायरेक्ट इसको, उतनी पावर से ये भी लगा रहे हैं इसको, तो ना तो कण यहाँ से यहाँ पाएंगे, ना ही यहाँ से विलायक के कण यहाँ जा पाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनों का ये जो विलायक के कण है जितनी पावर से दाब लगा रहे हैं इस विलियन से भी उतना ही दाब लग रहा है, इसलिए ये कण इधर को नहीं आ पाएंगे, तो परासरण पूरा का पूरा रुक जाएगा। तो ये रीजन होता है, तो इस वजह से परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है, इसी को कहते हैं परासरण दाब। तो आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है एक डायग्राम, देख लीजिए, यहाँ पर शो किया हुआ है मैंने, थिसिल फनल वाला, वो आप लेबोरेटरी में करेंगे, और इनकेस हम करवाएंगे लेबोरेटरी में तो मैं आपको दिखाऊंगी भी प्रॉपर, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो पॉसिबल नहीं है।
अब हम पराशरण के लिए, पराशरण दाब के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और उसको फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एक साइंटिस्ट थे वॉन ट हॉफ, उन्होंने क्या लिया, गैसीय नियम जो थे, जैसे बायल ने दिया था, चार्ल्स ने दिया था, एवोगैड्रो ने दिया था गैसों के लिए, उस नियम को उन्होंने विलियन के लिए लागू किया। ठीक है, जो गैसों के लिए था वही विलियन इन्होंने लागू किया है विलियन के लिए। लेकिन इन्होंने बोला कि विलियन कैसा होना चाहिए, गैसों की तरह, जैसे गैस के कण घूमते रहते हैं ना दूर दूर, वैसे विलियन भी कैसा होना चाहिए, विलियन में विलेय के कण दूर दूर घूमने वाले होने चाहिए। तो दो विलियन होते हैं, एक तनु विलियन, एक सांद्र विलियन। सांद्र विलियन में विलेय के कण नजदीक होते हैं, वो ज्यादा मूव नहीं कर पाते, गति नहीं कर पाते, जबकि तनु विलियन में विलेय बहुत कम होता है। तो जैसे पानी में घुलते हैं तो वो नमक के कण या चीनी के कण ऐसे घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो ये नियम जो है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये नियम तनु विलियनों के लिए है। वॉन ट हॉफ ने एक्सपेरिमेंट किया, और जो गैसों के लिए लागू होता था, उन्होंने कहा ठीक उसी प्रकार अगर हम तनु विलियनों के लिए भी ये नियम लागू करें तो ये लागू हो सकते हैं। तो उन्होंने बायल का नियम लिया, चार्ल्स का नियम लिया और एवोगैड्रो का नियम लिया, जो आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो बायल ने वॉन ट हॉफ ने बायल का नियम के अनुसार एक फॉर्मूला बनाया तनु विलियन के लिए, जिससे बायल ने कहा था कि दाब जो होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर दाब बढ़ाते हैं गैसों पर तो आयतन कम हो जाता है ना, गैसों पर दाब बढ़ाएंगे तो आयतन, वो गैस कम में आ जाती है तो आयतन कम। तो इन्होंने यहाँ पर हमने दाब P को हटा के, गैसों का दाब होता है P को हटा के विलियन का दाब, ठीक है, विलियन का दाब जिसे हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, और उस दाब को कहते हैं पराशरण दाब। तो इन्होंने कहा P को, जहां जहां P है उसको हटा के हम क्या लगा देंगे, पाई। पराशरण दाब आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे चार्ल्स का नियम लिया, चार्ल्स के नियम ने कहा था कि गैसों का दाब जो होता है ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, गैसों, अगर एक प्रकार से ये सोचिए कि दाब बढ़ाते हैं तो गैसों के अणुओं के बीच टक्कर ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से ताप बढ़ जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसे ही वॉन ट हॉफ ने भी कहा कि विलियन में अगर पराशरण दाब बढ़ाएंगे तो विलेय और विलायक के कणों के बीच टक्कर होगी ना विलियन में, तो उनका भी ताप बढ़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार आवोगाद्रो का नियम भी लिया, एवोगैड्रो का। तो हाँ, वॉन ट हॉफ क्या कहता है, एवोगैड्रो कहता था कि विलेय, जो गैस के कण होते हैं, उनका दाब अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब जितने ज्यादा अणु होंगे उतना ज्यादा दाब लगाएंगे, उतनी ज्यादा टक्करें होंगी। लेकिन वहीं वॉन ट हॉफ ने विलियन के लिए कहा कि जितना ज्यादा पराशरण दाब होगा, जितना ज्यादा आप दाब, मतलब जितने ज्यादा अणु होंगे किसी में, विलियन में विलेय के कण जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा वो क्या करेंगे, दाब लगाएंगे। कौन सा वाला दाब, पराशरण दाब। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब तीनों नियम को हम मिक्स करेंगे, तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को मिला देंगे। तो तीनों में पराशरण दाब पाई पाई है, तो हम कह सकते हैं पराशरण दाब किसके, n के तो समानुपाती है, इंटू t के भी समानुपाती है, गुणा t लिख दिया। लेकिन किसके व्युत्क्रमानुपाती है, v के, तो इंटू 1/v, 1/v मतलब v लिख दिया। ठीक है, 1/v को इसके अपॉन में लिख दिया। तो प्रपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक क्वेश्चन वो आएगा, कांस्टेंट आएगा और इक्वल हो जाएगा। ठीक है, प्रपोर्शनल हटा, इक्वल लिखा, और एक नेतांक आएगा r। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर इसे s भी लिखा होता है, तो याद रखिए r जो है गैस नेतांक नहीं है इस समय, ये r है विलियन का स्थिरांक, विलियन का नेतांक, क्योंकि हम विलियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा पाई v। ठीक है, v को यहां ले जाइए, पाई v इक्वल टू n का मान आप रखेंगे, n होते हैं विलेय के मोल, n इक्वल टू होता है W/gmm, मतलब विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बट्टे विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, इंटू r है गैस कांस्टेंट, जिसका मान अभी मैं बता रही हूं आपको 0.0821 लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल होता है, और t होता है ताप, जो केल्विन में लेंगे। तो देखिएगा, पाई यहाँ पर है पराशरण दाब, v है विलियन का आयतन, w है विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, gmm है विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, t होता है ताप, जो कि केल्विन में लेंगे, और r होता है इस विलियन का नेतांक या स्थिरांक, जिसका मान है 0.0821 लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं किससे रिलेट कर रहा है, वही गैसों का नियम, PV इक्वल टू nRT, उसी से तो रिलेटिव है। तो P फॉर P के को हटा के विलियन में पाई लिख देते हैं, बाकी V ऐसे ही रहेगा। N है विलेय के मोल, जो आपको दिखाई दे रहा है, उसको खोल के लिखेंगे तो W/gmm इंटू RT, बस R का मान यहाँ पर विलियन के लिए होगा। और सेम है, वहां गैसों का दाब है P और यहाँ पर विलियन का दाब है पाई, के कोई डिफरेंस नहीं होता। एक चीज मैं और आपको बता देती हूँ, जो W/gmm है, W/m अणुभार कहते हैं, ये
होता है मोलों की संख्या के बराबर, और मोल को ही हम सांद्रता कहते हैं, क्योंकि कितने क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे, उसने पूछा है सांद्रता, सांद्रता का मतलब वो n पूछ रहा है, ठीक है। तो सांद्रता मतलब n निकालना पड़ेगा आपको, सांद्रता को c से दिखाएंगे। तो फॉर्मूला ये भी बन सकता है पाई वी इक्वल टू सी आर टी, सॉरी, तो बहुत से क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सांद्रता, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे W बाई जी एम एम इक्वल टू एन, एन होता है मोलों की संख्या, तो अगर मोलों की संख्या को V से डिवाइड कर दें, अगर V को यहाँ ले आए, ठीक है, ये जैसे यहाँ पर है N बाई वी, तो N बाई वी होती है सांद्रता, तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, पाई इक्वल टू N बाई वी की जगह C रख दिया, सांद्रता होता है कंसंट्रेशन C, तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई इक्वल टू सी आर टी, तो आप वो फॉर्मूला भी रख सकते हैं, पाई इक्वल टू सी आर टी, C है, C इक्वल टू होता है N बाई वी, और N का मान आपको ओपन करके लिखना है W बाई जी एम एम, ठीक है। तो सांद्रता निकालना होगा तो C निकालना होगा, मतलब N बाई वी, मोलों की संख्या बटे आयतन। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रतिलोम परासरण, ये भी आपकी बुक में दिया है, प्रतिलोम परासरण जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। रिवर्स मतलब उल्टा ऑस्मोसिस का, ठीक है। आपको पता है ऑस्मोसिस में क्या होता है, परासरण में विलायक के कण कहाँ की ओर को जाते हैं, विलयन की ओर, मतलब जहां विलायक की मात्रा ज्यादा है वहां से कम विलायक की ओर जाते हैं, तो यहाँ विलायक ज्यादा है, यहाँ विलयन में विलायक कम होगा। तो साधारण अगर परासरण कहें तो विलायक के कण अधिक मात्रा से कम की ओर को जाएंगे, ठीक है, विलायक यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो अधिक से कम की ओर को जाएगा, ये तो परासरण है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस इसका उल्टा, जब विलायक के कण कम, जहां विलायक की मात्रा कम है, कम से ज्यादा की ओर को जाए, यहां विलायक के कण कम है, देखिए, तो देखिएगा यहाँ विलायक, विलयन में विलायक कम होता है, जबकि शुद्ध विलायक जो है उसमें विलायक ज्यादा है। तो क्या होगा, अगर विलयन पर मैं बाहर से दाब आरोपित करूं, तो दाब आरोपित करने पर यहाँ पर जो विलायक के कण हैं, जिस विलयन के अंदर जो विलायक के कण हैं, माना कि ये बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर मैं ज्यादा दाब अगर लगाऊंगी, यहाँ से क्या होगा, मतलब कितना दाब लगाना है हमें, परासरण दाब से ज्यादा दाब लगाना है, ठीक है, वरना परासरण दाब लगाऊंगी तो परासरण दाब में क्या हो जाएगा, ना तो यहाँ के कण यहाँ आ पाते हैं, ना ही यहाँ के कण यहाँ जा पाते हैं, मतलब परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है। तो उससे ज्यादा दाब अप्लाई करूंगी विलयन में, तो उससे ज्यादा, परासरण से ज्यादा दाब अप्लाई करूंगी, तो उस समय क्या होगा, यहाँ जो विलायक के कण होंगे वो कहाँ जाने लगेंगे, कम, विलयन में जो विलायक के कण होंगे वो विलायक की ओर जाने लगेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रतिलोम परासरण में या रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि विलयन में जो विलायक के कण हैं वो कम विलायक से अधिक विलायक की ओर, अधिक मात्रा की ओर जाने लगते हैं, तो इस घटना को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक, तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ पाई प्लस पी एक्सटर्नल, मतलब पाई परासरण दाब तो लगाई दिया, उससे ज्यादा आप दाब लगा रहे हैं पी एक्सटर्नल, तो बाह्य दाब जो आप आरोपित किया जाए, तो परासरण की क्रिया जहां को हो रही थी, यहां से यहां को होनी थी, उसकी विपरीत दिशा में होगा। अब क्या होगा, विलायक के कण यहां से कम से अधिक की ओर को जाएंगे अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके, तो इसको कहते हैं क्या, प्रतिलोम परासरण। परासरण का उल्टा, परासरण में यहां से यहां जाना चाहिए था, लेकिन प्रतिलोम या रिवर्स में क्या हो जाएगा, यहां से विलायक के कण यहां जाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप परासरण दाब से ज्यादा दाब लगाओगे, क्योंकि परासरण दाब जब लगाओगे तो ना तो यहाँ के कण यहाँ आएंगे, ना ही यहाँ के कण यहाँ जाएंगे, मतलब परासरण रुक जाते हैं। तो फिर उससे ज्यादा दाब लगाओगे तो यहाँ पर दाब ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, जैसे अभी दिखाया था इस डायग्राम में। तो अगर ये परासरण दाब ये लगाया था, इससे ज्यादा मैं दाब अप्लाई कर दूं 20 का और, तो कितना हो जाएगा, 70 का दाब यहाँ पैदा हो गया। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये लोग यहाँ जाने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दाब ज्यादा हो गया, तो ये कण यहाँ जाने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसको कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, विपरीत परासरण। तो इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये जो मेथड है रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम परासरण, इसका प्रयोग किया जाता है जल शोधन में, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा होगा, आपकी बुक में भी दिया है, एनसीईआरटी की बुक में। तो जल शोधन के लिए इसका प्रयुक्त किया जाता है। तो विलयन में मान लीजिए यहाँ पर शुद्ध विलायक है, ठीक है, एक वाले कंपार्टमेंट, जो दूसरा वाला कंपार्टमेंट है उसमें विलयन है, मतलब उसमें नमक घुल चुका है उस पानी में, उस पानी को आपने शुद्ध करना है। तो उस पानी में दाब लगाओगे, तो उसमें दाब बहुत ज्यादा आरोपित करोगे, तो धीरे धीरे विलायक के कण यहाँ जाएंगे, पानी के कण यहाँ जाएंगे, तो दाब बढ़ाते जाएंगे तो सारे विलायक के कण यहाँ आ जाएंगे। आप क्या करेंगे, इतना ज्यादा दाब आपने लगा देना है कि सारे के सारे विलायक के कण यहाँ आ जाए, क्योंकि हमें पता है जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है, वो केवल विलायक के कणों को जाने देगी, तो विलेय के कण जो नमक है वो यहीं रह जाएगा और सारा का सारा पानी, शुद्ध पानी यहाँ। तो इस वाले हमें टैंक में सारा का सारा साफ पानी मिलेगा और इस वाले में
नमक मिल जाएगा अशुद्ध वाला। तो ये जल शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। नमक के अलावा और भी जो अशुद्धियां घुली होती हैं पानी में, तो पानी से अलग करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे समपराश्रयी विलयन। समपराश्रयी विलयन को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन सेम, टोनिक मतलब टोन। हिंदी में कहते हैं समपराश्रयी मतलब जिनका परासरण, नाम से लग रहा है, जिनका परासरण सेम होता है। परासरण मतलब परासरण दाब, जिनका ऐसे विलयन, ऐसे दो विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली से पार किए हुए दो विलयन जिनका परासरण दाब समान हो, ठीक है, वो होंगे समपराश्रयी विलयन। जैसे कि परिभाषा दी है, यदि सामान्य ताप पर, जो आपको ताप दिया है चाहे 20 डिग्री, 25, 30, जो भी ताप दिया है, उस ताप पर अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर से पृथक जो दोनों विलयन है, अगर दोनों विलयनों का दाब समान है, मान लीजिए इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, तो ना तो विलायक के कण यहाँ जाएंगे, ना ही विलायक के कण यहाँ जाएंगे। तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? समपराश्रयी विलयन। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे विलयनों की सांद्रताएं क्या होती हैं? समान होती हैं, इनकी सांद्रताएं समान होगी। तो देखिएगा ये दो विलयन है, मैंने ऐसे दिखाया है, ठीक है। पानी की मात्रा देखिए लेवल बराबर है। अब विलय के कण देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ है, मतलब विलय की मात्रा दोनों जगह बराबर है। मान लीजिए 1 लीटर पानी यहाँ है, 1 लीटर पानी यहाँ, ठीक। 1 लीटर पानी में मैंने 10 ग्राम नमक यहाँ घोल दिया, 10 ग्राम नमक यहाँ, तो यहाँ की कंसंट्रेशन, यहाँ की कंसंट्रेशन, सांद्रता दोनों जगह बराबर होगी ना, गाढ़ापन दोनों जगह एक सा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये दो विलयन है, ये विलयन ये विलयन, तो हमें चेक करना क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली भी लगा दी, तो आपको पता है विलायक जहां ज्यादा होगा वहां से कम की ओर को जाएगा। तो 10 ग्राम NaCl और 1 लीटर जल, 1 लीटर जल यहाँ भी है, तो देखिएगा पानी की मात्रा दोनों जगह बराबर है। तो मैंने बताया था कि परासरण में जहां विलायक ज्यादा होगा वहां से कम की ओर को जाएगा। तो आपने कहा इस विलयन में, इन दोनों विलयनों में पानी की मात्रा तो बराबर है, विलायक तो बराबर है, तो अब क्या होगा? तो जब दोनों जगह विलायक की मात्रा बराबर है तो फिर क्यों जाना है? विलायक मूव ही नहीं करेगा, विलायक क्या करेगा? गमन ही नहीं करेगा। तो हम कहेंगे दोनों की सांद्रताएं और दोनों जगह विलायक की मात्रा बराबर होने के कारण ना तो विलायक के कण यहाँ जाएंगे, ना ही यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि विलायक तभी जाता है जब दोनों जगह विलायक की मात्रा बराबर करनी हो। इस समय विलायक के कण दोनों जगह बराबर है, विलायक की मात्रा दोनों विलयन में बराबर है, इस वजह से हम कहेंगे दोनों की सांद्रताएं बराबर है। और सांद्रता बराबर है तो दोनों का दाब भी, परासरण दाब भी बराबर होगा। मान लीजिए विलयन है, इसका परासरण दाब π1 है और ये दूसरा विलयन है, इसका परासरण दाब π2 है। तो इस कंडीशन में जब समपराश्रयी विलयन या आइसोटोनिक विलयन कहें तो इसका मतलब है इस विलयन का परासरण दाब बराबर होगा इस विलयन के। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनकी सांद्रता बराबर होगी, इस विलयन की सांद्रता C1 किसके बराबर होगी? इस विलयन की सांद्रता C2 के बराबर, क्योंकि आपको पता है C1 इक्वल टू क्या होता है? C1 इक्वल टू N1/V1 होता है और C2 इक्वल टू N2/V2 होता है, ठीक है। और अगर आप ऐसे ना करना चाहें, मैंने पूरा फॉर्मूला लगा के करा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं, पाई इक्वल टू होता है, पाई V इक्वल टू मैंने बताया था अभी NRT होता है ना, तो वही रखा है मैंने, V को नीचे लेगी तो π1 इक्वल टू हो जाएगा N1/V1 इंटू RT और π2 का मान हो जाएगा, ये है ना जो अभी इक्वेशन बताई थी मैंने, ये वाली, ये लगानी है आपने। π1 इक्वल टू N1/V1 RT, R और T स्थिर रहता है, π2 इक्वल टू N2V2/V2 RT कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ भी शो किया है। तो RT से RT कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया N1/V1 इक्वल टू N2/V2। आप इसी को N1/V1 को C1 कह सकते हैं, N2/V2 को C2, ये सांद्रता है, ठीक है। अब N1 देखिए, अगर V1 और V2 आपको दिया है, इस पे न्यूमेरिकल काफी पूछे जाते हैं BSc में भी। तो अगर V1 V2 आपको दिया है कि दो विलयन आपस में समपराश्रयी हैं, एक का आयतन इतना है, एक का आयतन इतना है, मतलब आयतन अलग अलग है तो फॉर्मूला यही लगाओगे। लेकिन अगर आयतन समान है, V1 इक्वल टू V2, दोनों आयतन समान है तो ये कट जाएगा ना, बराबर हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला फिर क्या लगेंगे? N1 इक्वल टू N2, क्योंकि ये तो सेम हो गया तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा जब आयतन समान हो उस समय। तो N1 का मान होता है W1/GMM इक्वल टू N2 का मान होता है W2/GMM2, ये लिख सकते हैं। और चाहे तो अगर विलयन आयतन भिन्न भिन्न भी हो तो N का मान आप निकालेंगे, क्या होता है W1/GMM1 इंटू V1 इक्वल टू N2 का मान क्या रखोगे? W2/GMM2 इंटू V2, जब आयतन भिन्न भिन्न हो, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे कि एक समपराश्रयी विलयन का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 0.91% जो नमक का जल होता है ना, ठीक है, नमक के जल में अगर मैं RBC रख दूं, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स,
ठीक है। इसको अगर मैं नमक के 0.91% वाले नमक के जलीय विलयन में रख दूंगी तो क्या होगा, ना तो नमक का पानी आरबीसी के अंदर जाएगा, ना ही आरबीसी में जो विलायक के कण है वो बाहर की ओर नमक की ओर आएंगे। इसका मतलब है इतना प्रतिशत नमक का विलयन और आरबीसी के अंदर जो विलयन है उन दोनों की सांद्रता बराबर है, परासरण दाब बराबर है, जिसकी वजह से वो क्या कहलाएंगे, जिसकी वजह से वो समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इसके अलावा ये एग्जाम्पल तो दिया ही है मैंने आपको, है ना, 10 ग्राम नमक और 1 लीटर जल, और यहाँ भी 10 ग्राम नमक 1 लीटर जल, मतलब विलेय और विलायक, विलेय विलायक मैंने सेम लिया है, विलायक तो आपने सेम लेना ही लेना है, ठीक है, सांद्रता बराबर दिखानी है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अति पराश्रयी विलयन। अति पराश्रयी, नाम से लग रहा अति मतलब बहुत ज्यादा, पराश्रयी मतलब परासरण दाब, ठीक है, नाम से ही आप बता सकते हैं ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब अति होता है, मतलब अधिक होता है। इंग्लिश में कहेंगे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मींस अधिक, टोनिक मतलब उनका टोन, ठीक है, तो टोन मतलब सांद्रता से ले सकते हैं, तो नाम से ही लग गया होगा। और ध्यान रखिएगा जिसका परासरण दाब ज्यादा उसकी सांद्रता भी ज्यादा, ठीक है। वे विलयन जिनकी सांद्रता अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक दूसरे विलयन, कंडीशन है कि अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर विलयन होने चाहिए, तो कह रहा वो विलयन जिनकी सांद्रता अर्धपारगम्य झिल्ली से के दूसरी ओर जो दूसरा विलयन है उसकी तुलना में अधिक होता है, वो विलयन क्या कहलाता है, अतिपराश्रयी विलयन। और अतिपराश्रयी विलयन जो होते हैं उनके परासरण दाब भी ज्यादा होते हैं, तो परिभाषा ये भी कह सकते हैं वे विलयन जिनके परासरण दाब अधिक होते हैं, जिनके सांद्रता अधिक होती है, वो अतिपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीका यही है कि आपको ये भी कहना पड़ेगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर, है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर जिस विलयन की सांद्रता अधिक होती है, दोनों विलयनों में से जिसकी सांद्रता अधिक होती है, जिसका परासरण दाब अधिक होता है, वो अतिपराश्रयी विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता, तो देखिएगा अतिपराश्रयी विलयन वो होते हैं जिनकी सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, तो अतिपराश्रयी विलयन की ओर को पानी के कण आएंगे, तो विलायक के कण किसी और दिशा से इनकी ओर कण आते हैं, विलायक के कण। तो अतिपराश्रयी विलयन वो हैं जिनकी ओर को टुवर्ड्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स अकर्स टुवर्ड्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मींस विलायक के कण जो होते हैं या जल के कण जो होते हैं वो अतिपराश्रयी विलयन की ओर को आएंगे। तो आप डायग्राम में देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपको झिल्ली आपको दिखाई दे रही है एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की दूसरी ओर जो विलायक है, ठीक है, वहां से विलायक अतिपराश्रयी विलयन की ओर को आ रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अतिपराश्रयी विलयन में आप कह सकते हैं विलायक के कण अतिपराश्रयी विलयन की ओर को आते हैं। अब दूसरी किसी भी कंडीशन में हो तो अतिपराश्रयी विलयन की ओर को ही आएंगे विलायक के कण, क्योंकि यहाँ पर विलायक के कण कम पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया, क्योंकि सांद्रता अधिक है तो विलायक कम होता है। तो अल्प पराश्रयी विलयन, नाम से लग रहा अल्प मतलब कम, पराश्रयी मतलब परासरण दाब, तो वे विलयन जिनके परासरण दाब कम होता है, ठीक है। और इंग्लिश में देखो तो हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम और टोनिक मतलब होता है सांद्रता, तो जिनकी सांद्रता कम होती है, तो सांद्रता कम है तो परासरण दाब की भी कम। तो सिंपल परिभाषा तो ये है कि वो विलयन जिनकी सांद्रता तथा परासरण दाब कम होता है दूसरे विलयन की तुलना में, और प्रॉपर देखें तो वो विलयन जिनकी सांद्रता अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक दूसरे विलयन की तुलना में सांद्रता और परासरण दाब दोनों कम होता है, वो कहलाते हैं अल्प पराश्रयी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया है, आप डायग्राम देख सकते हैं। तो अल्प पराश्रयी विलयन वे होते हैं जहां से विलायक के कण दूर जाते हैं, मतलब इन विलयन में विलायक के कणों की संख्या ज्यादा होती है, तो ये क्या करते हैं विलायक के कण को अर्धपारगम्य झिल्ली से दूसरी ओर भेजते हैं। और अति पराश्रयी विलयन में विलायक के कण कम थे, तो ये क्या करते हैं विलायक के कण को अपनी ओर बुलाते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं इस विलयन में विलायक के कण की संख्या कम होती है, और इसमें आप लिख सकते हैं विलायक के कणों की संख्या अधिक होती है। तो इसको मैं एक डायग्राम से समझा रही हूँ। ये है अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ है तनु विलयन, यहाँ हमने लिया है सांद्र विलयन, ठीक है। डायग्राम भी साथ में इधर भी दिखा रही हूँ। तो देखिएगा ये तनु विलयन है, सांद्र विलयन है, मैंने अभी दिखाया नहीं, इसमें कण सेम हो गए, देख लीजिए ये सांद्र है तनु विलयन। तो तनु विलयन है तो सांद्रता कम है, C1 कम है, इस विलयन की सांद्रता ज्यादा है C2। तो हमने कहा था कि वो विलयन, ठीक है, सांद्रता ज्यादा है, तो अभी डिफाइन करते हैं। सांद्रता कम है तो दाब भी कम होगा, है ना, सांद्रता कम है, कम आपको देख के ही लग रहा यहाँ पर सांद्रता कम है, क्यों, मतलब किसकी सांद्रता, विलेय के कणों की सांद्रता कम है, विलेय कम दिख रहे हैं, कम कण,
और यहाँ विलेय के कण पिंक वाले ज्यादा दिख रहे हैं, तो सांद्रता कम है तो दाब भी कम होगा, परासरण दाब, और यहाँ सांद्रता ज्यादा है तो परासरण दाब भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब परासरण दाब और सांद्रता जहां कम होती है, ठीक है, वहां विलायक के कण ज्यादा होंगे, और विलायक के कण ज्यादा हैं तो ये विलयन क्या कहलाएगा, अल्प पराश्रयी विलयन। और मैंने लिख भी दिया है इसमें विलायक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि वही बात करें कि जहां सांद्रता ज्यादा है, विलेय के कण ज्यादा दिख रहे हैं, विलेय के, हाँ विलेय के कण ज्यादा हैं, और परासरण उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, और सांद्रता ज्यादा होगी तो हम कहेंगे परासरण दाब भी ज्यादा होगा। तो परासरण दाब जहां ज्यादा होता है उसको कहते हैं अति पराश्रयी हाइपरटोनिक विलयन। और अति पराश्रयी विलयन में देख लीजिए विलेय के कण बहुत कम है, तो विलायक के कणों का गमन कहाँ होगा, यहाँ विलायक ज्यादा है, यहाँ से यहाँ की ओर, तो विलायक के कणों का गमन अल्प पराश्रयी से अति पराश्रयी की ओर होता है, क्योंकि अल्प पराश्रयी में विलायक के कण अधिक होते हैं और अल्प पराश्रयी अति पराश्रयी में कम होते हैं। तो अल्प पराश्रयी में अधिक विलायक के कण अति पराश्रयी मतलब कम की ओर को जाते हैं। देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल भी आपको हम दे रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला था 0 बताया था 0.91% नमक का जो जलीय विलयन होता है, ठीक है, वो क्या होता है आरबीसी के, उसमें आरबीसी डुबो दें तो क्या होता है वो विलयन समपराश्रयी है, ना तो आरबीसी के विलायक नमक के पानी में आते हैं, ना ही नमक का जो पानी होता है वो आरबीसी के अंदर जाता है, ठीक है, क्योंकि वो समपराश्रयी विलयन था, आइसोटोनिक था। लेकिन अगर मैंने 0.91 से बढ़ा दूं उसकी सांद्रता, 0.99 कर दिया नमक का जलीय विलयन, तो ये ज्यादा सांद्र हो गया, और आरबीसी उसकी तुलना में क्या हो जाएगा, का जलीय विलयन आरबीसी विलयन की तुलना में, और ये ज्यादा गाढ़ा हो गया नमक का विलयन, और ठीक है, तो इसमें पानी कम होगा, और उसकी तुलना में जो आरबीसी होता है उसका विलयन जो होता है वो थोड़ा सा क्या होगा, पतला होगा, हम कह सकते हैं तनु होगा। तो ये वाला विलयन जो नमक का है, ये ज्यादा गाढ़ा विलयन है, तो अति पराश्रयी होगा। उस समय क्या होगा, विलेय के जो कण, ये जो आरबीसी के अंदर जो विलायक के कण होंगे वो बाहर की ओर को आएंगे, विलायक के कण नमक की ओर को। ठीक है, अब नेक्स्ट है पानी में किशमिश फूल जाती है क्योंकि किशमिश का विलयन अति पराश्रयी है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। पानी में, ये डायग्राम भी शो है, देखिए पानी में हम किशमिश आप डाल दीजिएगा, कुछ देर बाद आप देखोगे किशमिश फूल जाती है, तो इसका मतलब है पानी के कण कहाँ चले गए, किशमिश के अंदर। तो किशमिश के अंदर पानी के कण क्या होंगे, पहले से कम होंगे, तो ये विलयन कैसा होगा, अति पराश्रयी, इसलिए पानी के कण किशमिश के अंदर जाएंगे और किशमिश फूल जाएगी। तो नमकीन जल में किशमिश सिकुड़ जाती है क्योंकि किशमिश का विलयन अल्प पराश्रयी है। तो किशमिश सिकुड़ क्यों रही है, क्योंकि किशमिश में जो विलायक था वो बाहर निकल गया। तो किशमिश का विलयन कैसा रहा होगा, विलयन तनु रहा होगा, मतलब उसमें विलायक ज्यादा है, इसलिए वो विलयन क्या कहलाएगा, अल्प पराश्रयी। तो वहां से पानी निकल के बाहर चला गया नमकीन जल में, तो ये नमकीन जल है वो कैसा होगा, अति पराश्रयी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक इसका कि परासरण दाब को ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि, ये बोर्ड एग्जाम में भी आई हुई है तो इम्पोर्टेंट है। तो बर्कले हार्टले विधि द्वारा हम जो परासरण दाब ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो उपकरण हमें चाहिए, एक है अर्धपारगम्य झिल्ली हमें चाहिए जो कि क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड से बनी रहती है, Cu2 FeCN6 से। ठीक है, इसके अलावा एक चाहिए प्रेशर गॉज कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में दाब नियंत्रक या दाब मापक आप कह सकते हैं। और एक चाहिए हमें केस नली, ठीक है, केस नली, और एक चाहिए वाटर रिजर्वॉयर मतलब जल संग्राहक। इसके अलावा एक धातु का पात्र होता है और एक होता है छिद्रित पात्र। मैंने लिखा नहीं है, उसी के अंदर फिट होता है, इसलिए इसको अलग से नहीं लिख रही, आप खाली पात्र लिख सकते हैं, ठीक है, उपकरण लिख सकते हैं। ठीक है, परासरण दाब को ज्ञात करने का एक उपकरण उसी के अंदर फिट रहता है। तो विधि क्या है, इसमें मैंने पहले थ्योरी में पढ़ देती हूँ, समझाऊंगी अभी। ठीक है, इस विधि में जो उपकरण लिया जाता है उसको समझिए। वह स्टील का बना होता है जिसके मध्य में एक छिद्रित पात्र लगा होता है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की परत लगी होती है। स्टील के उपकरण में एक पिस्टन व एक दाब नियंत्रक लगा होता है। किसमें लगा है, ये विलयन में, ठीक है, स्टील के उपकरण में जिसमें विलयन बनेंगे। छिद्रित पात्र के दोनों विपरीत दिशा में, मतलब लेफ्ट और राइट में, एक जगह जल संग्राहक व दूसरी जगह कैपलरी होती है, इंग्लिश में कैपिलरी बोलते हैं, हिंदी में केशनली बोलते हैं, ठीक है, जुड़ी रहती हैं। जल को छिद्रित पात्र के अंदर रखा जाता है, जो छिद्रित पोरस पॉट है उसके अंदर जल रखेंगे, जबकि जो स्टील का पात्र था ना, धातु का पात्र, उसमें हम विलयन को रखेंगे जहां प्रेशर गॉज भी जुड़ा रहता है। फिर है क्रिया विधि, इसकी दी है, जैसे ही परासरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जल छिद्रित पात्र से अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके स्टील के पात्र में भरे विलयन की ओर जाने लगता है।
जिसके कारण कैपिलरी में जल का स्तर, ये लिखा हुआ है देख लीजिए, इसमें जल का स्तर नीचे की ओर गिरने लगता है। ठीक उसी समय पिस्टन की सहायता से विलियन पर दाब लगाया जाता है और जिससे कि कैपिलरी में जल का स्तर स्थिर रहे। दाब नियंत्रक द्वारा परासरण दाब नोट कर लिया जाता है। देखिए, तो आपको करना क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पात्र होता है बर्कले हार्टले विधि द्वारा, ठीक है, परासरण दाब को चेक करने की मेथड। ये जो आपको डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है, ये दिख रहा है डार्क ब्लू कलर का, तो ये जो बाहर से आपको दिख रहा है ये स्टील का पात्र है, ये डार्क ब्लू कलर का, ये स्टील का पात्र है, ठीक है। उसके अंदर ये आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये छिद्रित सा, ये बीच में ग्रीन है, इतना आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बीच वाला, तो ये छिद्रित दिख रहे हैं ना, ये लाइन है, बीच में आपको छेद टाइप के दिखाई दे रहे होंगे, पोर दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ठीक है। तो ये जो है जैसे दो लाइनें हैं उनके बीच में थोड़ा सा जाने वाला रास्ता है, पोर्स, ठीक है। तो ये जो है छिद्रित पात्र है, इस छिद्रित पात्र में जल रखा जाता है और इसी छिद्रित पात्र में क्या लगा होगा, इसमें लगा होगा यहाँ भी और यहाँ भी अर्धपारगम्य झिल्ली जो कि क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड Cu2 FeCN6 से बनी है, इधर भी यहाँ भी। अब इसके इस साइड धातु का पात्र है और इस साइड भी धातु का पात्र है, इस साइड धातु के पात्र में विलयन भरा हुआ है और इस साइड भी क्या है, विलयन भरा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो विलयन है इस विलयन में, तो यहां पर इस विलयन में आपको दिखाई दे रहा है बाहर से दाब लगाने के लिए एक पिस्टन लगा है, जो आपको दिखाई दे रहा है ये पिस्टन है जो बाहर से दाब लगाने के लिए होगा, ऊपर से दाब लगाया जाएगा, ठीक है। और जितना भी आप दाब लगाओगे, यहाँ पर एक मैंने ये दिख रहा है घड़ी टाइप की, ये है प्रेशर गॉज कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं दाब मापक, दाब नियंत्रक लगा हुआ है। तो आप जितना भी दाब लगाओगे यहाँ पर ये जो सुई है ये बता देगी, ठीक है। बहुत क्लियर सा डायग्राम नहीं दिख रहा, बट आप समझ लीजिए कि ये है, इसमें ये बने हुए हैं, ये बता देगा कि कितना दाब आपने लगाया है, 5, 10, 20 जो भी है, जितना भी होगा, ठीक है। अब होगा क्या, अब इस साइड आपको दिख रहा है राइट साइड में एक जल संग्राहक है, मतलब यहां से हमने जल भेजा है इसमें, ठीक है, जल इकट्ठा करने वाला, और इस साइड लगी है कैपिलरी। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने जो कैपिलरी बनाई है काफी मोटी दिखाई है, लेकिन आपको पता है कैपिलरी बहुत पतली होती है, लेकिन मैंने इसलिए थोड़ी सी मोटी दिखाई क्योंकि वीडियो में क्लियर नहीं दिखेगा अगर मैं पतली सी बनाऊंगी, बट वास्तव में कैपिलरी बहुत पतली होती है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, बहुत इजी है। अब होगा क्या, ये सेटअप आपने लगा दिया, इधर आपने विलयन भर दिया, यहाँ आपने जल भर दिया। अब होगा क्या, इधर संग्राहक है, इधर कैपिलरी है, ये धातु का पात्र है, ये छिद्रित पात्र है, इसमें क्या लगा हुआ है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड की, ये बाही दाब यहाँ से लगाएंगे और ये दाब मापक है। अभी इसका कुछ नहीं करना है। अब आपको पता है ये जल है, मात्रा ज्यादा है, यहाँ विलयन में जल की मात्रा कम है, तो जल के कण कहाँ जाने लगेंगे, इस छिद्र के थ्रू, ठीक है, इस छिद्रित पात्र से आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ये जल के कण विलयन की ओर को जाने लगेंगे। जैसे परासरण शुरू होगा ये जल के कण यहाँ को जाने लगेंगे विलयन की ओर, इस छिद्रित पात्र से विलयन की ओर जाने लगेंगे। अब होगा क्या, हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जल के कण विलयन में ना जाए। अब हुआ क्या, जैसे ये जल, ये देखिए जो कैपिलरी होती है ना बच्चों, ये जो कैपिलरी में यहाँ पर निशान लगा हुआ है ये बता रहे हैं कि अभी पानी इतना था। अब हो गया क्या, जैसे परासरण शुरू होगा ये पानी कहाँ जाने लगेगा, इस छिद्र के थ्रू विलयन में भरने लगेगा, विलयन में जाने लगेगा। तो जैसे ही ये पानी, ये जल के कण यहाँ विलयन में जाएगा, तो ये जो पानी का लेवल था ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से पानी कम हो रहा है, तो ये जो कैपिलरी है इसका पानी यहाँ जाने लगे, क्योंकि यहाँ पानी में कमी आएगी तो ये लेवल भी तो नीचे आएगा। यही तो पानी यहाँ चढ़ा है ना, क्योंकि यहाँ अधिकतम था तो यहाँ तक भर गया था। अब क्या हुआ, यहाँ पानी कम होने लगेगा तो इसका लेवल भी नीचे, ये वाला पानी आपने अक्सर ऐसा देखा ही होगा, है ना। तो कैपिलरी का लेवल नीचे आने लगेगा। तो जैसे कैपिलरी का ये लेवल है, ये पानी का लेवल है, नीचे आने लगेगा, तो हमको पता चल जाएगा कि परासरण शुरू हो गया है, मतलब जल के कण जो है, जल के कण वो विलयन की ओर गमन करना शुरू कर दिया है। अब हम चाह रहे हैं कि पानी का जो लेवल है वो अपनी जगह पर रहे, मान लीजिए वो यहां पर पहुंच गया, ठीक है। तो हमें कुछ भी करके ये पानी का लेवल यहीं पर स्थिर रखना है, क्योंकि परासरण की प्रक्रिया शुरू हुई होगी तो कुछ जल का स्तर गिर गया होगा ना, तो मान लीजिए यहां पर आ गया स्तर, तो जितना भी स्तर आया है अब हम कह रहे हैं कि पानी का स्तर कैपिलरी में इतना ही रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से इस पिस्टन की सहायता से इसमें दाब लगाएंगे, ठीक है। अब दाब लगाएंगे तो दाब थोड़ा सा लगाया, तो यहाँ पर दाब मापक द्वारा कितना दाब लगाया ये नोट कर लिया। अभी भी परासरण हो रहा है क्योंकि कैपिलरी का लेवल नीचे जा रहा है, हमने दाब और बढ़ाया,
ठीक है, और बढ़ाया, बढ़ाते गए एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये कैपिलरी में जो पानी का लेवल था वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा। कैपिलरी से ही हमें पता चलेगा कि परासरण रुका है या अभी भी चल रहा है। तो आपने धीरे धीरे परासरण बढ़ाया है, आपने कहा अभी भी हो रहा है परासरण क्योंकि पानी का लेवल नीचे जा रहा है, तो आपने धीरे धीरे दाब बढ़ाते गए। एक समय ऐसा आया कि ये जो पानी का लेवल था, अब इसके बाद इतना दाब, एक फिक्स दाब आपने अप्लाई किया, उसके बाद आपने देखा कि कैपिलरी में जो पानी का स्तर है अब वो नीचे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो वो दाब आप इस दाब मापक द्वारा नोट कर लेंगे, मतलब अब कैपिलरी का में जो पानी का लेवल है वो नीचे स्तर नहीं गिर रहा है, मतलब अपनी जगह पर फिक्स हो गया। इसका मतलब है पानी के कण जो हैं वो अब विलयन की ओर को नहीं जा रहे, इसलिए पानी जहां पर था वहीं पर रहेगा उसका लेवल। तो उस समय हम दाब नोट कर लेंगे कि कुल दाब कितना लगाया था, कि ये जो कैपिलरी में है जल का स्तर अपनी जगह पर फिक्स हो गया, मतलब परासरण की क्रिया रुक गई, तो वो दाब कहलाएगा परासरण दाब, जिसे प्रेशर गॉज से माप लेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और ये जो होता है इसको स्टॉप कॉक कहते हैं, या क्या कहते हैं हिंदी तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं पानी, यहाँ से पानी भरा होगा, भरने के बाद ये कैपिलरी का एक लेवल बन गया होगा, फिर इसको बंद कर देंगे कि ज्यादा पानी ना जाए, फिक्स। ठीक है, बंद कर देंगे। मेन कैपिलरी की कहानी है, कैपिलरी का स्तर बताएगा कि परासरण हो रहा है नहीं। कैपिलरी का में पानी का स्तर गिरेगा तो परासरण हो रहा है, और अगर कहीं पर फिक्स रुक गया, अब नीचे गिर रहा है, अपनी जगह फिक्स हो गया, तो हम कहेंगे कि अब परासरण की क्रिया रुक गई है, और वो हम दाब मापक यंत्र द्वारा बाह्य दाब जो अप्लाई किया है वो परासरण दाब के बराबर होगा। ये जो मेथड है ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट मेथड है। अदर मेथड जो है पेपर की है, और बहुत सी मेथड है जो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए की जाती है, बट ये मेथड सबसे एक्यूरेट मेथड होती है। बस ध्यान रखना है ये जो विलयन है, इस विलयन में अवाष्पशील विलेय होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये पेपर में भी आती है, 12th स्टूडेंट, बीएससी स्टूडेंट, तो आप ये काफी काम आएगा। और वीडियो लेंदी भी हो गई है, लेकिन लेंदी के साथ साथ आपको नॉलेज भी काफ़ी हुई होगी। और नेक्स्ट जब हम लॉकडाउन खुल जाएगा, कॉलेज में चले जाएंगे, तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑस्मोसिस का, जो जो हो पाया हमसे पॉसिबल एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उनकी भी वीडियोस मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको आई होप पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।